Hello students, I am Monisha. Welcome to Brainify your smart study partner. कल हमने देखा था लेसन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ लेक्चर 1. अगर किसी ने भी अभी तक लेक्चर 1 को नहीं देखा, लेसन नंबर 2 का, प्लीज़ गो एंड चेक विद दैट फर्स्ट एंड देन सी द सेकेंड वन जो हम आज करने वाले हैं. आज हम देखेंगे बखर के बारे में. बखर इज़ अ टाइप ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग इन मेडिवल पीरियड. मेडिवल पीरियड में बखर जो है लिखा करते थे. स्पेशली ये जो है मराठी वर्ड है जो कि दैट इज स्टोरी रिटन बाय अबाउट द किंग्स बैटल ग्रेट पीपल. मतलब बखर में मेडिवल पीरियड के दौरान महाराष्ट्र में बहुत सारे जितने भी किंग्स और उन्होंने जो लड़ाई किया है, लाइक बैटल ऑफ पानीपत हुआ, बैटल्स हुए, उनके बारे में और बड़े बड़े ग्रेट व्यक्ति के बारे में इस पर्टिकुलर बुक में लिखा हुआ है. दैट इज हिस्टोरिकल राइटिंग पार्ट में जो लिखा है दैट इज कॉल्ड एज बखर. Suppose today someone write a story about Indian independence and praise freedom fighter that is similar to a बखर. अगर आज की तारीख में, मतलब उस मेडिवल पीरियड में की बात कर रही हूँ, उस पीरियड में जब कोई व्यक्ति किसी इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद जो भी लोगों के बारे में, फ्रीडम फाइटर के बारे में प्रेज करते हैं, मतलब तारीफ करते हैं, उसको बोला जाता है बखर. मोस्टली प्रेज इज नॉट ग्लोरिफिकेशन. उनकी तारीफ़ें करना किसके बारे में? किंग्स के बारे में. नॉट ऑलवेज फुल्ली फैक्चुअल, ये कभी कभी बायस भी होते हैं. कभी कभी इनके बारे में थोड़ा सा बिना एग्जैगरेट करके भी बोलते हैं. कभी कभी ये अप टू द मार्क व्हाट दे हैव डन इन दिस कंट्री, उनके बारे में भी बताते हैं. ये मेडिवल पीरियड के दौरान जितने भी रिटन रिकॉर्ड्स होते थे उनको बखर बोलते थे. बखर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. इनमें भी टाइप्स है. वो क्या है? पहला है बायोग्राफी, स्टोरी ऑफ किंग्स लाइफ. पहला बखर है बायोग्राफी के ऊपर, जो कि किंग्स के, कोई भी किंग्स के लाइफ के बारे में बताते रहेंगे, उसको बखर बोलते हैं. यह बैटल डिस्क्रिप्शन होता रहेगा, मतलब जितने भी वॉर्स होते थे, लाइक बैटल होता था, बैटल ऑफ पानीपत, और उसी को बैटल ऑफ डिस्क्रिप्शन बोला जाता है. इसके अलावा डायनास्टी है, फैमिली रूल्स ऑफ किंग. डायनास्टी ऑफ हिस्ट्री मतलब जितने भी डायनास्टी हुए, एक पीढ़ी आया, दूसरे पीढ़ी, तब ये चीज़ें जो है रूल्स ऑफ द किंग्स के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में इसको एलॉबरेट करते, दैट उसको भी बखर ऑफ डिफरेंट टाइप्स बोला जाता है. अभी इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखोगे, सभासद बखर टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ शिवाजी महाराज. जब इसमें भी बखर में भी टाइप्स, जैसे मैंने कहा, सभासद बखर पहला है. सभासद बखर में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में रूल्स, उन्होंने किस तरह से रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे उसके बारे में लिखा. और भाऊ साहेबांचे बखर मतलब जितना भी बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उनके बारे में उन्होंने ये इंफॉर्मेटिव बुक्स लिखे हैं. दीज बुक्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन बट मस्ट बी केयरफुल बिकॉज दे आर एग्जैगरेटेड फैक्ट. ये बुक जो है, जितने भी किताब लिखे हैं, सभासद बखर जो कि रूल्स था छत्रपति शिवाजी महाराज का, और भाऊ साहेबांचे बखर जो कि बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बात कर रहे थे, ये सारे क्या है? ये दो किताब है जिनके बारे में इंफॉर्मेटिव दिया गया है, और इसको रीड करना बहुत ही केयरफुली से, बिकॉज इट मे गिव एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट. कुछ ऐसे बड़ा चढ़ा के इसमें बताए होंगे, बट दिस इज ऑल बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बता रहे हैं. फिर आता है मॉडर्न हिस्टोग्राफी. मॉडर्न हिस्टोग्राफी में 20th सेंचुरी में मॉडर्न हिस्टोग्राफी आया, जिसमें रिसर्च किया सम मोर साइंटिफिक के बारे में, जिन्होंने साइंटिफिक क्यों किया?
क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक्सावेशन का काम हो रहा है। एक्सावेटिंग मतलब क्या हुआ, डिगिंग वन ओल्ड साइट्स। कोई भी साइट्स में जाने के बाद अगर आपको एक्सावेट अपने आपको अगर कोई भी एक्सावेशन करना है, एक्सावेशन का मतलब यहाँ क्या हो जाता है, आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बहुत डीपली स्टडी करते हैं। तो वो क्या करते हैं, डिग करते हैं, बहुत सारे मिट्टी के अंदर तक वो चेक करते हैं कि क्या है, इसमें क्या मिलने वाला है। तो एक्सावेशन मीन्स व्हाट, अ डिगिंग ऑफ एन ओल्ड साइट। पूरे जो जुना पुराना जो साइट है उसमें जाकर वो क्रॉस चेक करते हैं। दूसरा है स्टडी ऑफ इवैल्यूएट एविडेंस, मतलब जितने भी एविडेंस है, प्रूफ है, उनके बारे में वो चेक करते हैं। इसके लिए स्टडी ऑफ एविडेंस बोलते हैं इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। आफ्टर दैट सम पर्सन हैज बीन केम फॉर अलेक्जेंडर कलिंगम आया, जॉन मार्शल आया। दे हेल्प डिस्कवरी एंशियंट लाइक सिटी लाइक हड़प्पा। मतलब ये क्या कर रहे हैं, डिस्कवरी एंशियंट साइट्स को, जितने भी हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसको इन्होंने क्या किया, बखूबी देखा और उसको डिस्कवर करने की कोशिश की। एंड देन लाइक फाइंडिंग कॉइन्स, उन्होंने क्या किया, अलग अलग कॉइन्स को बिल्डअप किया, अलग अलग बिल्डिंग्स को देखे, स्टडी अबाउट दिस हिस्ट्री। दैट मीन्स अलेक्जेंडर एंड जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंगम एंड जॉन मार्शल ने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर किया अलग अलग एंशिएंट साइट्स को। लाइक हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ, मोहनजोदारो हुआ। तो इन्होंने क्या किया, उसमें से उन्होंने ओल्ड कॉइन्स, बिल्डिंग्स, अलग अलग स्टडीज, हिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी मैटर्स है वो उन्होंने वो स्टडी किया। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, ये डिस्कवरी है जो कि केम टू नोन एज इंडियन हिस्ट्री विच इज़ वेरी ओल्ड इवन इन 3000 BCE। BCE का मतलब क्या है, बिफोर क्रिश्चियन एरा। ये टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी इंडियन हिस्टोरियंस थे उनके बारे में जॉर्ज मार्शल एंड अलेक्जेंडर कनिंगम ने अपने डिस्कवरीज, अपने एंशिएंट साइट्स को डिस्कवर करके बताया है। अभी हम बात करेंगे ब्रिटिश हिस्टोरियंस के। नाउ विल टॉक अबाउट ब्रिटिश हिस्टोरियंस। James Mill, he is a British historian. Again, he wrote history of British India. मतलब ये वो व्यक्ति थे ब्रिटिशर्स जिन्होंने इंडियन हिस्टोरियंस के बारे में लिखा। अभी इंडियन हिस्टोरी के बारे में उन्होंने नेगेटिव व्यू ऑफ इंडियन कल्चर्स भी लिखा है। लाइक इफ अ पर्सन राइट अबाउट योर स्कूल बट ओनली टॉक अबाउट बैड थिंग्स, इज दैट फेयर? आप कोई भी फ्रेंड्स आपके स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं गलत है, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इसी तरीके से हमारे इंडियन हिस्टोरियंस के बारे में ब्रिटिश हिस्टोरियंस कहते थे, दैट इज जेम्स मिल बोलते थे, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव तरीके से नरेट करते थे इंडियन हिस्टोरियंस को। और इसी तरीके से इससे बायस कहा जाता था। कहीं ना कहीं हमारे ही देश में आकर या हमारे ही देश के लोगों के बारे में, हिस्टोरियंस के बारे में कहीं ना कहीं गलत बताना और इस तरह से प्रिडिक्ट उनको पेश करना कि ये कहीं ना कहीं बायस है। तो यहाँ पे ये जेम्स मिल जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस से, उन्होंने इस तरह से प्रेजेंट किया। इसके अलावा आता है माउंट स्टॉट एल्फिंस्टन, ग्रैंड डफ, ये भी जो व्यक्ति थे, दे ऑल्सो रोट इंडियन हिस्ट्री। उन्होंने भी इंडियन हिस्ट्री को लिखा और इंडियन हिस्टोरी को लिखने के बाद बट मेनी ऑफ देम शोन ब्रिटिश सुपियोरिटी, मतलब इन्होंने भी लिखने के बाद ग्रैंड डफ, माउंट स्टॉट एल्फिंस्टन, इन्होंने भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा, बट इन्होंने ये भी लिखा है कि ब्रिटिशर्स जो इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन हिस्टोरियंस को जो बोल रहे हैं वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को लेकर या सुपीरियरिटी कहीं ना कहीं ये था कि उन्हें ऐसा लगता था कि दे आर द बेस्ट। इन दैट मैनर इन्होंने इस तरह से ब्रिटिश
इंडियन हिस्टोरियंस को शो किया, पेश किया लोगों के सामने। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न दैट मेडिवल हिस्ट्री जो है वो बखर के बारे में पढ़ा, जो कि बायस था और प्रेज भी करते थे लोग। दूसरा था ब्रिटिश हिस्टोरियंस कैन बी अ कॉलोनियल एंड जजमेंटल पीरियड, इनके बारे में भी देखा। और इसी तरीके से ये जो हिस्टोरियंस थे ऑलवेज चेक विद द फैक्ट विथ वेरी केयरफुल वे, उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से हिस्ट्री को उनके एविडेंस, उनके प्रूफ के साथ पढ़ाया, दिखाया। हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टोरीज बोला, अबाउट फाइंडिंग द ट्रुथ एंड डिफरेंट सोर्सेस। इतिहास सिर्फ स्टोरीज को रिलेटेड नहीं कर रहा, बट कि ये गहराई तक जाता है, अलग अलग स्टोरी को नरेट करने की कोशिश करता है कि जो करेक्ट है इंफॉर्मेशन वो देने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंटली दर्शाने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके से हमने चैप्टर सेकेंड के जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है या ब्रिटिश हिस्टोरियंस और उनके जो बेनिफिट्स, उन्होंने जो जिस तरह से लोगों इंडियन हिस्टोरियंस के बारे में लिखा था, कुछ लोग बायस होके लिखते हैं, कोई ये भी बताते हैं कि जो ब्रिटिशर्स है वो सुप्योरिटी कॉम्प्लेक्स रखते हैं, वो कभी ना कहीं वो ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा है, वो हमेशा ये जताने की कोशिश करता है कि ब्रिटिशर्स आर द बेस्ट, और कहीं ना कहीं इंडियंस को किसी तरीके से वैल्यू नहीं दे के बात करना। तो ये कहीं ना कहीं गलत मैटर है। इसी के वजह से इंडियन हिस्टोरियंस के प्रति उनका ये एस्पेक्ट्स रहा था लिखते समय। ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ विल टॉक अबाउट कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। कॉलोनियल हिस्टोग्राफी का मतलब क्या है? History written by foreign rules, especially British, about India during colonial period और rules। colonial period में क्या हुआ, जो जितने भी फॉरेनर रूलर्स थे, जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश रोट इंडिया हिस्ट्री इन देयर ओन वे। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के हिस्ट्री को अपने तरीके से लिखा। कॉलोनियल हिस्टोग्राफी का अर्थ ये है कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन हिस्टोरियंस के बारे में लिखा, और वो इंडियन हिस्टोरियंस के बारे में इस तरह से लिखा, खुद के आइडियाज़ और खुद के थिंकिंग के हिसाब से उन्होंने लिखा। अब ये लिखते समय The history written by foreign rules, especially British, about India during colonial rule. When British wrote India's history in their own way, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया का हिस्ट्री को लिखने को स्टार्ट किया, उसे बोला गया है कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। कॉलोनियल हिस्टोग्राफी क्या था? जब ब्रिटिश लोगों ने इंडियन हिस्टोरियंस के बारे में लिखने को लिया उनके रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से, तब इसे कॉलोनियल हिस्टोग्राफी कहा गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें व्हाट आर द मेथड्स, और वी कैन से दैट अभी वो कॉलोनियल हिस्ट्री किन किन व्यक्तियों ने लिखा, वो थे जेम्स मिल, माउंट स्टॉट एल्फिंस्टन, इन्होंने लिखा, इनकी विचारधाराएं थे। These historians never lived like common Indians. कॉमन इंडियंस के हिसाब से नहीं रहते थे ये, फिर भी इंडियन हिस्टोरियंस के बारे में इन्होंने लिखा, इसलिए ये जो थे बट स्टिल रोट इंडियन हिस्ट्री। यहाँ के इंडियन कल्चर को न जानते हुए भी और हमारे तौर तरीके कॉमन इंडियंस के बारे में न जानते हुए भी उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा। वो कौन थे? वो थे जेम्स मिल, माउंट स्टॉट, एल्फिंस्टन, ये सारे लोग। अभी इनके मेन फीचर्स क्या थे? व्हाट इज देयर मेन इंटेंशन टू राइट द हिस्ट्री अबाउट इंडियन हिस्टोग्राफी? तो पहला है यूरोक्रेटिक व्यू था, एक तरीका था उनका लिखने का। अब ये यूरोक्रेटिक व्यू का मतलब क्या था? दे बिलीव यूरोपियन कल्चर वॉज सुपीरियर। उन्हें ऐसा लगता था कि यूरोपियन कल्चर्स जो थे वो इंडियन कल्चर से कहीं ज़्यादा अच्छा था या एक ऊपर का दर्जा दिया जाता था। दे शो इंडियन बैकवर्ड, हमेशा
क्या करते थे, इंडियन कल्चर को बैकवर्ड रखते थे एंड उन्हें इस तरह से बताते थे, एग्जैगरेट करते थे कि सुपीरियर जो थे वो कहीं ना कहीं यूरोपियन का कल्चर सुपीरियर था और इंडियन कल्चर इतना बढ़िया नहीं था। ये कहाँ की बात कर रही हूँ, ये मैं कॉलोनियल हिस्टोग्राफी के बारे में बात कर रही हूँ, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे तो उन्होंने इंडियन हिस्टोरियंस के बारे में एक नरेट करके बताया। ठीक है, उसके बाद दे कंपेयर इंडियन सोसाइटी विथ यूरोप एंड सेड इंडिया वॉज अनसिविलाइज्ड। मतलब वो क्या करते थे, हमारे इंडियन कल्चर को यूरोपियन कल्चर के साथ कंबाइन करते थे या फिर मिलाते थे, वो कोरिलेट करते थे और इस तरह से बताते थे कि हमारा जो कल्चर था वो अनसिविलाइज थे, हमारे पास इतने मैनर्स नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, किस तरह से हमें प्रेजेंट करना है। तो ये नरेट वो कौन थे, जेम्स मिल्स एंड माउंट स्टॉट एल्फिंस्टन, इनके विचारधारा ही थे। तो यूरोक्रेटिक व्यू का मतलब क्या था कि हमेशा ये सोचना कि यूरोपियन जो सिविलाइजेशन था वो फार बेटर था देन द इंडियन सिविलाइजेशन। दूसरी बात आती है कि डिवाइन इंडियन हिस्ट्री। अभी इंडियन का कल्चर जो है वो डिवाइन है, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। वो कौन से डिवाइड कैसे है, वो एंशिएंट में है, मेडिवल में है एंड मॉडर्न में है। अभी एंशिएंट क्या बताता है, हिंदू पीरियड के बारे में हमें समझाता है, क्योंकि हमने डिवाइड इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। मेडिवल जो इंडियन हिस्ट्री था वो मुस्लिम पीरियड में था और मॉडर्न में ब्रिटिश पीरियड था। मतलब ये 3 हिस्सों में डिवाइड किसने किया, इज डन बाय जेम्स मिल ने किया। इन्होंने इंडियन कल्चर को इस तरह से डिवाइडेशन किया कि हालांकि ये था नहीं, पर इन्होंने अपने तरीके से इसको प्रेजेंट किया कि हमारा कल्चर जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। दिस क्रिएट रिलीजियस डिवीजन एंड बायस, और इसी के वजह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम हिंदू, मुस्लिम और कहीं ना कहीं ब्रिटिश रिलीजन में हम भेद कर रहे हैं। ये उन्होंने कोशिश किया प्रेजेंट करने के लिए कि हमारा इंडियन कल्चर इस तरह से, समझ में स्टूडेंट्स। तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे थे। तो इस तरह से हमने देखा डिवाइड इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया। फिर इसको जस्टिफाई करता है ब्रिटिश रूल, जस्टिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। दे शो ब्रिटिश रूल एज अ गिफ्ट टू इंडियन। वो बताते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश रूल मतलब क्या, वो ये बताना चाहते हैं कि ब्रिटिश हमारे लिए गिफ्ट जैसा देन था। लाइक इंडियन कल्चर में एक ब्रिटिशर्स ने अपना रूल को सामने लाया, ये हमारे लिए एक वरदान है, एक गिफ्ट के माफिक है। दे सेड ब्रिटिश ब्रॉट एजुकेशन। तो ब्रिटिश लोगों ने, ये इनकी जो जेम्स मिथ और ये हिस्टोरियंस का ये व्यू पॉइंट था कि हमारे देश में कानून, एजुकेशन और लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे रूल्स और ये क्या थे, ये ब्रिटिश लोगों ने लाया है, इनकी ही देन है। दे गिफ्टेड इंडियन कल्चर अबाउट ऑल दो स्टफ्स। इनका ध्यान और इनके पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से था। तो इसीलिए जस्टिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश यहाँ पे रूल बताया। इग्नोरिंग इंडियन सोर्सेस, अब क्या किया उन्होंने, इग्नोर किया। दे इग्नोर लोकल लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशन एंड इंडियन स्कॉलर और से फोकस मोर ऑन ऑफिशियल ब्रिटिश रिकॉर्ड। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, हमारे देश में हमारे चीज़ों को उन्होंने इग्नोर किया। इग्नोर क्या क्या किया, हमारे लोकल लिटरेचर क्या है उनके ऊपर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर बाद में ओरल ट्रेडिशन है हमारे देश में, इंडियंस बहुत सारे स्कॉलर्स थे हमारे देश में, इनके बारे में न बात करके इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स किस तरह से रिकॉर्ड रखते थे सारी चीज़ें, उनके बारे में इतिहास को लिखा। इसी को बोला है कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियन ने नरेट करके हमारे इंडियन हिस्टोरियंस के बारे में लिखे हैं। फिर नेगेटिव इमेज लोगों के सामने आया, इसी की वजह से इंडियन सोसाइटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट गिरा, क्योंकि हमारे लिए वो इस तरह से प्रेजेंट करते थे बातें। तो दे हाईलाइट सोशल इविल्स लाइक कास्ट सिस्टम, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम में डिवाइडेशन हुआ। सुपरस्टिशन, लोगों ने अंधविश्वास करना स्टार्ट किया। इग्नोर अचीवमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर,
जितने भी हमारे देश में तरक्की हमने किया था साइंस, टेक्नोलॉजी और कल्चर्स के बारे में, सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है, कहीं ना कहीं ये इग्नोर किया। जो नेगेटिव था उन्हें पकड़कर उन्होंने एलॉबरेट किया। तो उन्होंने सोशल इविल्स के बारे में बता, कास्ट सिस्टम में डिवाइडेशन है, सुपरस्टिशंस के बारे में बता, ये सारे चीज़ें बताने की कोशिश की और जो अचीवमेंट था उसको इग्नोर किया। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है हमारे इंडियन सोसाइटी में, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। और इसी की वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ ये कॉलोनियल की वजह से। आपको लगता है ये कॉलोनियल हिस्टोग्राफी करेक्ट था? ये नहीं, ये बहुवत क्या था, दिस इज फुल्ली रॉन्ग। दैट मीन्स ये नहीं होना चाहिए था। इन्होंने इम्पैक्ट क्या गिरा इनके टॉक्स के वजह से, ये जो जेम्स मिल्स थे, ये माउंट स्टॉर्ट एलिफिंस्टन थे, इनकी विचारधारा की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इंडियन सोसाइटी में आया है रिलेटेड टू कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, वो था लोगों ने एक क्रिएट किया रॉन्ग इमेज हमारे इंडियन हिस्टोग्राफी को। लोग जितने भी हार्ड वर्कर्स थे, इंडियन हिस्टोरियंस थे, उनके प्रति एक गलत विचार रखा, डिवाइड किया हमारे सिस्टम को, सोसाइटी को, और रिलीजियस लाइंस को अलग अलग भेद करके बताया, जो कि हमारा देश जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी होने के वजह से माना जाता है, और हमारे ही देश को उन्होंने डिवाइड किया। इन्फ्लुएंस एजुकेशन सिस्टम, उन्होंने ऐसा ये बताने की कोशिश की कि एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं उनके वजह से आया है, हालांकि हमारा इंडियंस, इन्होंने इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया। लेड टू राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड हिस्टोरियंस टू करेक्ट इट, और इसके लिए लेड टू राइज, अभी नेशनल हिस्टोरियंस को लाया गया ये करेक्ट करने के लिए कि ये सही है या गलत है। तो कहीं ना कहीं कौन कौन थे वो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस? वो थे आर.सी. मुजमदर, जगन्नाथ सरकार, जादूनाथ सरकार और आर.सी. मुजमदर, ये जो थे ये चैलेंज किया इन्होंने, ये व्यक्ति, ये इंडियन हिस्टोरियन, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे, इन्होंने चैलेंज किया कि इन्होंने जो लिखा है जेम्स मिल्स ने, ये सरासर गलत है। सो इंडियन हिस्टोरियन दैट दे ट्राई टू प्रेजेंट ट्रू एंड बैलेंस हिस्ट्री। जब आर.सी. मुजमदर एंड जादूनाथ सरकार ये आए, ये जो दो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस आए सामने, इन्होंने ये प्रूफ किया और ये चैलेंज लिया कि इन्होंने जो लिखा है कहीं ना कहीं गलत है। तो एक बैलेंस तरीके से ट्रू स्टेटमेंट को सामने लाने की कोशिश किया रिगार्डिंग कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। कॉलोनियल हिस्टोग्राफी कहीं ना कहीं इस तरह से पेश करने की कोशिश किया ताकि लोगों को ये गलत ना समझे, इसीलिए ये दो इंडियन नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने अपने स्टेटमेंट को पेश करने की कोशिश की। आई होप आपको कॉलोनियल हिस्टोग्राफी और बखर ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे क्लियर रहेंगे। इससे पहले का वीडियो आप प्लीज़ चेक कीजिए एंड देन सी द सेकेंड चैप्टर के सेकेंड लेक्चर, और जिन्हें भी नहीं अभी तक चेक किया है गो एंड चेक विद इट। ओके, टिल दैट टाइम थैंक यू, विल सी टुमारो द नेक्स्ट टॉपिक related to the lesson number 2.